हेलो नमस्कार साथियों, साइंस करियर लाइन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है उसमें हम बात करेंगे दुग्ध विज्ञान के बारे में, यानी कि डेयरी साइंस का जो भी हमारा पार्ट बचा है एनिमल हस्बेंड्री का, उसके बारे में हम मतलब बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हमारा एनिमल हस्बेंड्री का जो सिलेबस चल रहा था उसमें हमने मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं और अब हमारा लास्ट में बचा है दुग्ध विज्ञान, जिसमें मैं आपकी वेटेज के बारे में बात करूं तो जेईटी में इससे 2 से 3 क्वेश्चन, आईसीआर में 2 से 3 क्वेश्चन और सीयूटी में 4-5 क्वेश्चन तक भी पूछा जा सकता है। जेईटी में 1-2 क्वेश्चन आपको इससे केमिस्ट्री में भी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट आता है एक सोइल साइंस करके, ठीक है, जिनमें से 1-2 क्वेश्चन मिल्क मतलब इससे दुग्ध विज्ञान से भी पूछा जाता है। तो उसे डेयरी केमिस्ट्री का चैप्टर था, आप 12th में पढ़े 12th पढ़ी है आपने तो आपको पता होगा। हम इस क्लास में जानेंगे कि दूध के प्रकार क्या है, मिल्क के कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ठीक है, अगर मतलब दूध में पानी मिला दिया तो कौन सा टेस्ट करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट है कि वसा का परीक्षण किससे करते हैं, और ठीक है जैसे इलेक्ट्रोमीटर वगैरह, वो सारे अपेक्षित घनत्व के बारे में सारी की सारी बेसिक मतलब जितने भी जो आपके सिलेबस में दे रखा है इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। और एक लेक्चर डेयरी साइंस का और रखेंगे, यानी कि मिल्क मतलब डेयरी साइंस आप में खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको पूरा करने के लिए एक क्लास में पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि 1.5-2 घंटे की क्लास हो जाएगी जिसमें मज़ा नहीं आता। तो 2 क्लास में हम डेयरी साइंस को पूरा कर देंगे। 2 क्लास में करने के बाद में उसके बाद में हम शुरू करेंगे एग्रोनॉमी का पार्ट वगैरह, उससे एग्रीकल्चर स्टार्ट करेंगे और आज से आपकी हॉर्टिकल्चर की क्लासें भी स्टार्ट रेगुलरली हो चुकी है। क्लास करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम देखेंगे कि दूध के प्रकार क्या है उनके बारे में। तो दूध के कौन से प्रकार है देख लेते हैं। पहले दूध के प्रकार में बात करूं तो सबसे पहले पूर्ण दूध, यानी कि संपूर्ण दूध होता है। स्वस्थ पशु से जो भी प्राप्त दूध होता है जिसमें कोई भी प्राप्त नहीं होता, जैसे मम्मी ने दूध निकाला गाय का, जैसे भी गाय का दूध निकाल के मम्मी आपके पास लेके आ गई कि बेटा पी लो, वो दूध क्या होता है, पूर्ण दूध होता है, यानी कि संपूर्ण दूध होता है। उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। जिसमें मतलब गाय का दूध होता है उसमें वसा की मात्रा आपको मैंने पहले ही बताई थी कि गाय में वसा की मात्रा 3.5% से 4% तक होता है, लेकिन प्योरली आप मानो कि प्योर दूध होता है उसमें वसा की मात्रा 3.5%, एसएनएफ 8.5%, भैंस के दूध में वसा 6%, एसएनएफ 8%। एसएनएफ के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। सॉलिड फैट होता है जिसमें मतलब वसा की मात्रा नहीं होती है। ये देखेंगे कि जैसे भाई दूध में कितनी वसा है, कितनी दूध में वसा नहीं है, ये कैसे निकलते हैं, ये कल की क्लास में हम जैसे दूध का मतलब क्या बताएंगे, दूध का संगठन पढ़ेंगे ना, किसमें कितना पानी होता है, उसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन आज आपको याद रखना है कि वसा की मात्रा 3.5% होती है। किसमें, गाय में। कौन से दूध में, पूर्ण दूध में, एकदम प्योर, ठीक है ना, होल मिल्क होता है उसमें। उसके बाद में बात करता हूँ एसएनएफ, जिसे सॉलिड फैट भी कहते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ स्टैंडर्ड दूध के बारे में, यानी कि मानकीकृत दूध होता है। दूध में जिसमें वसा व एसएनएफ की मात्रा, दूध से क्रीम निकालकर सेपरेटा मिलाकर दूध से क्रीम निकाल लेते हैं, उसके बाद में सेपरेटा इसमें मिला दिया जाता है, जिसके बाद में आप देखोगे तो उसमें फैट की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। उसमें फैट की मात्रा 4.5% तक मिल जाती है। लेकिन ये पता नहीं है कि गाय का दूध था, भैंस का दूध था, तो ऑलमोस्ट देखो इनके बीच की, क्योंकि गाय के दूध का फैट होता है वो कम होता है, आप सबको पता है। भैंस के दूध का फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप दही से भी समझ सकते हैं, क्योंकि जिसका दही गाढ़ा होता है, जिसमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमेशा गाढ़ा होता है, वरना मेरे जैसे दुबला पतला आप, ठीक है। एसएनएफ 8.5% रखा जाता है। टोंड दूध के बारे में बात करूं तो पूर्ण दूध में पानी तथा सेपरेटा दूध मिलाकर दूध बनाया जाता है, जिसमें वसा होती 3% होती है और एसएनएफ की मात्रा होती है वो 8.5% होती है। क्लियर है। टोंड दूध, मानकीकृत दूध और पूर्ण दूध, 3 दूध हो गए। उसके बाद में बात करता हूँ डबल टोंड दूध के बारे में, जिसमें वसा की मात्रा 15%, एसएनएफ की मात्रा 9%। इसमें दूध क्रीम को एक सेकेंड, इसमें दूध क्रीम को सेपरेट अलग करते हैं, मतलब वसा की मात्रा आपको 1.5% दिखाई दे रही है। रीजन, क्योंकि दूध की क्रीम थी, माल तो अलग से कर लिया ना भाई, दूध की क्रीम निकाल दी तो पीछे बचा क्या है, फैट तो वैसे ऑलरेडी बाहर चला गया। तो उसमें सीधे सी बात है कि डबल टोंड दूध होता है, उसमें एसएनएफ की मात्रा बढ़ जाती है, फैट की मात्रा घट जाती है, क्योंकि उससे क्रीम निकाल दी जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं पुनः रचित दूध, मतलब दूध के पाउडर में पानी
में मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। दूध के पाउडर को पानी में मिला दिया। अब दूध का पाउडर आप देखते हो कैसे बनता है, देखो मैं आपको बता दूं, कोई दूध लिया और उसको मतलब एक कोई कढ़ाई ले ली, उसमें मतलब गर्म करते गए, गर्म करते जितना भी जो पानी था उसको उड़ा दिया। उसके बाद में दूध का एक पाउडर तैयार कर दिया जाता है, जिसमें थोड़े से डालने पर दूध की बहुत ज़्यादा मात्रा दिखाई देती है। तो इस कंडीशन में एक पुनर्रचित दूध का मतलब क्या होता है, इसमें 7 से 8 भाग पानी का 1 भाग पाउडर लेते हैं, उसके बाद में एक दूध तैयार कर देते हैं। जो आप देखते हो आमतौर पर कैसे बताऊं कि जिसके गाय भैंसें नहीं होती है, थोड़ा डेयरी मतलब डेयरी फार्म से घर दूर होता है, दूध डेली ला नहीं सकते हैं, तो वो ऐसे पाउडर वगैरह ही रखते हैं, ठीक है। पाउडर रखते हैं। चाय बनाने के लिए एक पानी की गिलास ली, उसमें कुछ पानी का भाग लिया, थोड़ा बहुत चम्मच से तो उसके अंदर पाउडर डाल दिया, उसके दूध के रूप में यूज कर लेंगे, चाय वगैरह बना लेते हैं। क्लियर है, समझ गए। उसके बाद में बात करता हूँ पुनः संयोजित दूध के बारे में, या रिकमाइंड दूध भी बोलते हैं। रिकमाइंड दूध क्या होता है, बटर ऑयल, ठीक है, पाउडर प्लस पानी। तो इसमें फैट की मात्रा 3% और एसएनएफ की मात्रा 8.5%, ठीक है। बटर ऑयल सेपरेटा दूध में पानी को मिलाकर बनाया गया दूध है। पुनः दूध या भेड़ मिल्क के बारे में बात करूं तो मैं पूर्ण दूध में प्राकृतिक वसा को निकालकर उसके स्थान पर वनस्पतिक वसा को मिला दिया जाता है, जिसे पूरित दूध कहते हैं। देखो दूध होता है, आप कभी कभार देखते हो डेयरी पर एक दूध तो होता है जो मतलब आपको बहुत ऐसे देखोगे ना, अंगुली की तक दूध तक नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें पानी होता है, सारे की सारे फैट बाहर निकाल लेते हैं। वसा की मात्रा उससे सारी, पानी पीना पड़ेगा मेरे को लग रहा है ऐसा, पानी मतलब वसा की मात्रा निकाल ली जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो एक दूध तैयार कर दिया जाता है, जिसमें प्राकृतिक वसा वगैरह आप देखते नहीं हो, प्राकृतिक घी वगैरह जो आते हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। जैसे भाई आप देखते हो ना, गायों भैंसों को देने के लिए जैसे प्राकृतिक दूध देके आते हो ना, प्राकृतिक, तो वही वनस्पतिक वसा मिला दी जाती है उनमें, ठीक है ना। वनस्पतिक घी उसमें लिखा होता है ना कि वनस्पति घी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कर देना वनस्पति घी का राजस्थान में कारखाना कहाँ पर स्थित है, वो भी कर देना, क्योंकि राजस्थान वाले जेईटी की जो प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभार बेसिकली आपसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन फिर बोलोगे ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना जो क्लास देख रहे हैं कि राजस्थान में वनस्पति घी का कारखाना कहाँ पर स्थित है। क्लियर है। ये दूध के प्रकार थे 7 प्रकार, उनके बारे में हमने बेसिकली अच्छे से चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे दुग्ध दोहन की विधियां, यानी कि दूध कैसे निकालते हैं। हमने दूध पढ़ लिया, ऐसे ऐसे दूध होते हैं, लेकिन इन दूध को निकालते कैसे, कहाँ से ये दूध निकलता है, ये तो आपको पता है, गाय भैंस बकरी भेड़, ठीक है, ऊँटनी, इन सब से दूध निकलता है। लेकिन मोस्टली गाय भैंस का दूध ही मतलब आगे बाजारों में शेयर किया जाता है, क्योंकि उनके ज़्यादा दूध होता नहीं है, ठीक है। तो दूध अब निकालते कैसे हैं, हाथों से कौन सी विधि बेस्ट है, मशीनों द्वारा दूध कैसे निकालते हैं, सारे के सारे चर्चे अब हम करने वाले। इस स्लाइड में हम दूध दोहन की विधियों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो दूध दोहन की विधियों में देखो सबसे पहले बात करते हैं मशीन द्वारा, हाथ द्वारा। अब मशीन द्वारा दूध देखो जो मतलब बहुत बड़े डेयरी फार्म होते हैं जिसमें 8 से 10 भैंसें हैं, गायें, बहुत सारी गायें भैंसें रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद में मशीन से दूध निकालते हैं, क्योंकि मशीन क्या होता है, ऐसे जिस प्रकार हम हाथ से निकालते हैं, उन्हें 4 स्तन होते हैं ना, स्तनों में अभी मैं आपको फोटो में दिखाऊंगा कि मशीन से दूध कैसे निकालते हैं। और उसी प्रकार एक वो कैन वगैरह होता है वो साइड में रख देते हैं, मशीन स्टार्ट कर देते हैं, दूध निकालते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए, अगर मशीन आउट ऑफ टाइम चली जाएगी तो पशुओं के दूध से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें मशीन में बहुत सारी आपको सावधानी रखनी चाहिए। आप मतलब 1-2 गाय भैंस होती है तो मम्मी ऐसे ही निकाल लेती है, वहाँ मतलब जाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन बहुत बड़ा किसी का डेयरी फार्म है, ठीक है, जो मतलब एनिमल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पास मशीन होनी चाहिए, क्योंकि इतने दूध को कौन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले मशीन के बारे में। तो मशीन द्वारा दूध कैसे निकालते हैं, बड़े डेयरी फार्मों में अधिक उत्पादन वाले पशुओं हेतु उपयोग है। मशीन में ऋणात्मक दबाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं है, अब सबको पता है कि दूध एक तो मशीन द्वारा निकलते हैं, हाथ द्वारा निकलते हैं, ठीक है, मशीन द्वारा होता है, उनमें क्या है, लेकिन आपको दबाव याद होना चाहिए कि मशीन द्वारा जो दूध निकालते हैं उस पर मतलब मशीन है वो ऋणात्मक दबाव सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन तो ये बन गया कि गायों भैंसों का दूध निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, ऋणात्मक सिद्धांत पर, धनात्मक सिद्धांत पर, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए ऋणात्मक दबाव पर ये मशीन काम करती है। मशीन का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशीन का औसतन दबाव होता है वो 280 से 360 mm ऑफ Hg होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। गाय ये तो 280 से 320 mm ऑफ Hg, भैंस के लिए थोड़ा दबाव ज्यादा लगा, आप खुद ही समझ लो
कि एक तो गाय का दूध निकलता है वो आसानी से निकलता, भैंस का दूध कभी निकाल के देख लेना तो मतलब प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने तो मम्मी के साथ प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि गाय का दूध तो बहुत अच्छे से निकल जाता, लेकिन भैंस का दूध निकालते हैं ना तो थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है। तो उसी यही चीज़ आपको ध्यान रखना, गाय का दबाव 280 से 320 mm ऑफ Hg, चलो ठीक है। अगली बात भैंस है तो 320 से 360 mm ऑफ Hg, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं मशीन से दूध कैसे निकालते हैं, उनसे पहले 2 क्वेश्चन याद रख लेना। दुग्ध दोहन की अशांत अवस्था में थन सिरे पर 20 mm Hg का दबाव बनाया जाता है। बछड़े द्वारा थन नलिका पर लगाए गए दाब की मात्रा 535 Hg ऑफ mm होती। अब बछड़ा ऐसे नहीं है आपकी तरह ऐसे निकालता, वो है ना जैसे दूध बछड़े को देखना कभी कि बछड़े को खुला छोड़ दिया और बछड़ा जा रहा है दूध निकालने से पहले बछड़े को खुला छोड़ने, वो पवासने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं लगाते तो बछड़े को छोड़ देते, बछड़ा ऐसे है ना कितना स्पीड से निकालता है, लेकिन हमारी इतनी ताकत थोड़ी रहती है, हम तो ऐसे कैसे पता नहीं किस किस हाथों से दूध निकाल रहे हैं। यांत्रिकी विधि से थनों में पर 350 से 400 mm ऑफ Hg का दबाव लगाते हैं, ठीक है। मशीन द्वारा बहुत ज़्यादा दबाव लगाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये होती है आपकी मशीन, आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। गाय के स्तन होते हैं, ये वैसे बताऊँ, जैसे ये स्तन है इनमें ये लगा दिया और स्तन हुआ दूसरे में ये लगा, जैसे प्रकार एक पेन है ना, ठीक है, इसमें एक ऐसी लग गई नलिका, ये सीधी नलिका किस में ट्रांसफर कर दी जाएगी, कैन में, क्योंकि कैन से पीछे से यहाँ से मशीन ऊपर से स्टार्ट कर दी जाती है तो स्तनों में लगा दिया जाता है। जैसे मान लो ये गाय का स्तन है, इसमें ठीक है ये मशीन लग गई, मशीन स्टार्ट कर दी, जिससे दूध निकालना शुरू कर देगी, दूध कैन में आता जाएगा। दूध निकलने के बाद में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, 5 मिनट में पूरा कैन भर गया। अच्छा कैन कैसे भरेगा, ये गाय से, पर इन गाय से भर जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध देती है, समझ गए ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि भाई मशीनों से तो हमने दूध निकाल लिया, मशीनों पर ऋणात्मक दबाव काम करता है, कितना दबाव किस पर लगता है, हाथ से दबाव कितना लगता है, गाय का दबाव कितना होता है, भैंस का दबाव कितना होता है, बछड़ा जब दूध निकालता है उसका दबाव कितना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब मैं टेस्ट स्टार्ट करूंगा तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे, आपके हवा नहीं निकलनी चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर देखो यार प्रिपरेशन करते हो ना, कहते ना हो चुका है आगाज रण का युग, बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी होगी तैयारी। तो आप अपनी प्रिपरेशन में हमेशा एक ऐसा जोश भर के लेके आओ ना जिसमें भाई मजा आए कि हम पढ़ कैसे रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कोई किसी ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी वो ICR एग्जाम के बाद होगी। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, किस बार का टेंशन है, ठीक है। हम साथ में ना, आपकी कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारे साथ क्रिएट किया करो। अब हम बात करते हैं हाथों मतलब गाय की हाथ से दुग्ध दोहन की विधियाँ। देखो एक तो होता है मुट्ठी द्वारा, ठीक है, फिस्टिंग मेथड द्वारा, एक होता है अंगूठा मेथड द्वारा। तो हम जानेंगे कि कौन सी बेस्ट है। पूर्ण हस्त विधि, पूर्ण हस्त विधि मतलब जैसे हाथ का पूरा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूध निकालने में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि, यानी कि हाथ द्वारा मानो या दूध निकालने की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि का क्वेश्चन आया आपसे कि दूध निकालने की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपका आंसर आना चाहिए पूर्ण हस्त विधि, ना कि अंगूठा विधि, ना कि चुटकी विधि। ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। बड़े व मध्यम थन वाले पशुओं हेतु उपयोगी है चुटकी विधि। चुटकी विधि में देखो स्टफिंग मेथड्स, स्टफिंग मेथड में क्या होता है, पूर्णतः दुग्ध दोहन हेतु उपयुक्त है, अंतिम दूध निकालने हेतु उपयुक्त है, छोटे थन वाले पशुओं हेतु उपयुक्त है। खराब नहीं है चुटकी विधि, मतलब जैसे भाई दूध ऐसे पूरे हाथ से निकाल लिया, थोड़ा थोड़ा दूध बचा तो ऐसे चुटकियों से ही निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अंगूठा विधि, ठीक है, नकलीन विधि से दूध कैसे निकालना, ये दोषपूर्ण विधि होती है। अंगूठा ऐसे दबा कर देखो, ये पूर्ण का मतलब होता था अंगूठे ऊपर रखना, ठीक है। चुटकी विधि का आप समझ गए। अंगूठा विधि का मतलब क्या होता है, अंगूठा ऐसे दबा कर रखते हैं, ऐसे दबा के निकालते हो ना, तो क्या होता है पशु के जो स्तन होते हैं उनमें गांठें पड़नी शुरू हो जाती है। तो गांठें पड़नी शुरू हो जाती है तो पशु होता है वो थनैला रोग का शिकार हो जाता है। थनैला रोग का शिकार होता है, थनैला रोग में मैंने पढ़ाया था, स्तनों की हालत क्या होती है वो आप खुद समझते हैं, ठीक है। तो बात करता हूं मैं नकलीन विधि या दोषपूर्ण विधि है, इसमें थनों में गांठें पड़ने की संभावना रहती है, थनैला रोग होने की संभावना बनती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये थी हमारे दूध की विधियां जो हमने अच्छे से जान ली। इससे बाहर इतना आपने पढ़ लिया तो कोई यहाँ प्रैक्टिकल करना नहीं है ना, हमें PhD तक जाना है, हमें करना है ICR एग्जाम निकालना। बाकी जो भी जिसको जिस फील्ड में जाना वो अच्छे से उस फील्ड में प्रैक्टिकल करके अच्छे से समझ लेगा। लेकिन ये हमारे पास में एक दीवार है, इस दीवार के ऊपर कैसे कूदना है, तो उनके लिए हम आपके लिए हमेशा क्लासें लेकर आ रहे हैं, और आपको भी इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्लासें आपको मिल रही है यूट्यूब पर, फ्री क्लासें, हम कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहे, क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं दुग्ध दोहन के सिद्धांत हो गए, उसके बारे में देखते हैं दुग्ध दोहन के सिद्धांत के बारे में। गाय में भैंस में 4 थन होते हैं, प्रत्येक थन में 1 थन
सिस्टर्न होता है, ये तो हमें भी पता है भाई, प्रत्येक गाय भैंस के 4 थन होते हैं, लेकिन खराब हो जाता है वो अलग बात है, ठीक है। दुग्धोवन के सिद्धांत देखो, गाय में प्रत्येक सिस्टर्न होता है। थन सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न में आकर खुलती है। अब देखो ये आप अच्छे से समझो इस डायग्राम को, होता क्या है, सबसे पहले लोब्यूल एल्यूलाई कोपिका, आप बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, सबसे पहले नासिका से सांस जाता है, उसके बाद में एल्यूलाई कोपिका जैसे नीचे होती है, उसी प्रकार इनकी कोपिकाएं होती है। कोपिका से दूध आता है दुग्ध वाहिनी में, दुग्ध वाहिनी का दूध इकट्ठा होकर मतलब ऐसा एक आकार बनता है ना, तो स्तनों से जैसे ऊपर, उसे बोलते हैं ग्रंथि सिस्टर्न। ग्रंथि सिस्टर्न के बीच में नीचे आयन विकसित होता है, आयन विकसित होने के बाद में थन का छिद्र होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थन सिस्टर्न ग्रंथि सिस्टर्न में आकर खुलता है। ये डायग्राम से अच्छे से समझ लो कि ग्रंथि सिस्टर्न कौन सा है, थन सिस्टर्न कौन सा है। यहाँ से भाई खुलेगी अलग अलग ग्रंथियाँ, अभी मैं बताऊंगा कि इसमें कितनी ग्रंथियाँ होती खुलेगी, फिर नीचे छिद्र में आएगा, फिर छिद्र में आएगा तो हम दूध ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है? देखो थन सिस्टर्न ग्रंथि आकर खुलती गोल अनियमित आकार का स्थान होता है, इसमें 500 से 600 ml दूध एकत्रित करने की क्षमता होती है। जैसे भाई ये होता है बड़ा सा, नीचे ऐसे तो दूध एकत्रित होता है ना वहाँ, ठीक है। प्रत्येक ग्रंथि सिस्टम में 12 से 50 नलिकाएं आकर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रत्येक ग्रंथि सिस्टम में 12 से 50 नलिकाएं आकर खुलती हैं। प्रत्येक दुग्ध नलिकाएं 2 नलिका में विभाजित हो जाती है। इन नलिकाओं के सिरों पर एक लोब्यूल होता है, इन लोब्यूल में बहुत सारी एल्यूलाई कोपिका होती हैं जिनमें दुग्ध बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन नलिकाओं के सिरों पर एक लोब्यूल होता है, इस लोब्यूल में बहुत सारी एल्यूलाई, इसे हिंदी में कोपिका कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है एल्यूलाई, होते हैं जिनमें से दुग्ध बनता है। 1 ml दुग्ध बनने के लिए 400 से 500 ml ब्लड का रिसाइकल पुनः चक्रण होता है। दुग्ध बनने की सबसे क्रियात्मक इकाई एल्यूलाई कोपिका, वेरी सांस की मतलब श्वसन की सबसे क्रियात्मक इकाई कौन सी है, बायोलॉजी में पढ़ोगे, वो भी उसमें एल्यूलाई आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी दुग्ध बनने की सबसे क्रियात्मक इकाई कोपिका है। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये चीजें हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, विदन बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं और ये थोड़ी चीजें समझने वाली भी होती है। सो हम जानते हैं मिल्क प्रोसेसिंग के बारे में, दुग्ध संसाधन, दुग्ध की गुणवत्ता एवं दुग्ध का परीक्षण कैसे करते हैं उनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति पास्चुराइजेशन पढ़ेंगे कि दुग्ध संसाधन पढ़ रहे हैं, दुग्ध गुणवत्ता का परीक्षण पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्चुरीकरण या पास्चुराइजेशन। इसकी उत्पत्ति लुई पास्चर के नाम से हुई है। इस विधि में दूध को निश्चित तापमान पर रखकर हानिकारक जीवाणुओं को निष्क्रिय कर दिया जाता है। इनकी निम्न विधियां हैं। देखो पास्चुरीकरण पढ़ रहे हैं, लुई पास्चर, आपने नाम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो बायोलॉजिकल 12th का चैप्टर नंबर 7 है, उसमें इवोल्यूशन पढ़ोगे तो उसमें ठीक है ना, लुईस पास्चर के बारे में आराम से पढ़ लोगे। लुईस पास्चर क्या था, जहाँ मिलर स्टैनले वगैरह उनके बारे में पढ़ोगे, स्टैनले मिलर वगैरह, ठीक है, तो वहाँ उनके साथ में आप पढ़ लोगे। अब देखो हमें इतना उनके बारे में, वैज्ञानिक के बारे में खोज नहीं करनी, हमें याद रखना है कि पास्चुरीकरण विधि का आविष्कार या उत्पत्ति किसने की, लुईस पास्चर के नाम से हुई थी, ठीक है। इस विधि में दुग्ध निश्चित तापमान पर रखकर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। देखो भाई, एक तो दूध हम सीधे गाय भैंसों के स्तनों में से जैसे निकाल कर लेके आए वैसे रख दिए, ऐसे तो कभी रखते नहीं है ना। मम्मी सबसे पहले दूध को क्या करती है, छन्नी से छानती है, उसके बाद में गर्म करके फिर रखती है। आपने सोच रहे हो ये शौक के लिए रखते हैं, नहीं, इनमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जीवाणु से बचने के लिए ये चीज़ें की जाती है। अब इनकी भी बहुत सारी विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ICR में क्वेश्चंस भी पूछा गया है यहाँ से। निम्न ताप दीर्घकाल, इस विधि का नाम है, पहली विधि है। हम पास्चुरीकरण की विधियां पढ़ रहे हैं, पास्चुराइजेशन के मेथड पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मेथड है निम्न ताप। वैसे इनके 7 स्टेप है, लेकिन मैं 7 स्टेप के बारे में नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूँ निम्न ताप दीर्घकालीन विधि, धारण या बेस पास्चुरीकरण, जिसमें जिसे कहते हैं LTLT, लो टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर के बारे में, निम्न ताप, लो टेम्परेचर, दीर्घकालीन विधि, ठीक है, LTLT विधि, HTST विधि, हाई टेम्परेचर के बारे में, लो टेम्परेचर के बारे में। अब ध्यान क्या रखना है इसमें हमें, LTLT विधि और HTST विधि, इनमें हमें ये चीज़ याद रखनी कि LTLT विधि होती है जिसका टेम्परेचर 62.8 से 65 डिग्री
पर 30 मिनट तक, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लिख लेना, निम्न ताप दीर्घकालीन विधि होती है। उसका तापमान 62.8 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट के लिए तक गर्म करके 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, जिसमें उसमें जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। उच्च ताप में अल्पकालीन विधि या सतत पाश्चुरीकरण HTST विधि, HTST विधि में 71 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 71 से 72 या 72 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 15 सेकंड पर। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्न ताप दीर्घकालीन विधि में 62 डिग्री तापमान पर दूध को 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। कथन 2, उच्च ताप अल्पकालीन विधि में 72 डिग्री तापमान पर दूध को 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। आपको लगेगा यार 15 सेकंड पूछ रहा है, इतना ही तापमान है, लेकिन एक स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि LT विधि होती है बेटा, याद रखो, उसमें 15 सेकंड का टाइम नहीं था, उसमें 30 मिनट का टाइम है। लेकिन HTST विधि का टाइम है ना, वो देखना लॉन्ग टाइम, यानी कि लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, हाईएस्ट टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। LT लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। याद रह जाएगा, हाई टेम्परेचर 62 से 72 अधिक होते हैं, 30 मिनट से 15 सेकंड कम होते हैं। अब आप अपने हिसाब से समझ जाना। अति उच्च ताप विधि VTH 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है। वेरी हाई टेम्परेचर के बारे में बात करता हूँ, बहुत अधिक टेम्परेचर के बारे में, तो 1 से 5 सेकंड तक दूध को गर्म कर दिया जाता है, उसके बाद में दूध को वापस ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है। इसे कहते हैं अति उच्च ताप विधि। पाश्चुरीकरण के लाभ क्या है? जलने की गंध नहीं आती है। देखो भाई, आप सोचोगे, मेरी बात को समझो, पहले अच्छे से समझना। मम्मी ने दूध लिया, ठीक है, ना तो मम्मी कोई पाश्चुरीकरण की विधियों का यूज कर रही है, ना मम्मी कोई दूसरी विधियों का यूज कर रही है। मम्मी ने कुछ नहीं किया, ओनली दूध को लिया, ठीक है, चूल्हे के ऊपर, जिस गैस के ऊपर कैसे भी दूध को चढ़ा दिया, दूध गर्म हो रहा है, थोड़े टाइम तक ज़्यादा गर्म हुआ, या वो मतलब जो पतीला वगैरह होता है ना जिसमें दूध गर्म करते हैं, तो उनके दूध नीचे चिपकने लग गया तो दूध से बदबू आने लग जाएगी। लेकिन भाई 5 सेकंड गर्म कर रहे हैं, 10 सेकंड गर्म कर रहे हैं, तो सीधा सा गर्म किया, फटाक से इतना हाई टेम्परेचर देंगे ना तो बहुत जल्दी दूध गर्म हो जाएगा, जलने की गंध नहीं आती। पहला लाभ तो ये हो गया पाश्चुरीकरण का। स्वाद बना रहता है, ठीक है, मतलब स्वाद में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अवयव जितने भी होते हैं, जितने भी कंपोनेंट दूध के अंदर होते हैं, वो कोई भी नष्ट नहीं होते, ये इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बात करता हूँ मैं निर्जमीकरण या जीवाणु हनन के बारे में, जिसे स्टरलाइजेशन। इस प्रक्रिया द्वारा दूध को 112 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। स्टरलाइजेशन विधि में याद रखना कि इस प्रक्रिया द्वारा दूध को 112 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट तक गर्म करके तुरंत क्या कर दिया जाता है? ठंडा कर दिया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? जीवाणु हनन। अरे भाई सीधा समझो, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, इनका मेन मकसद क्या है कि दूध से जीवाणुओं को बचाना, यही तो है ना। ये भी एक वैसे मानो तो पाश्चुरीकरण की विधि है, लेकिन इसमें निर्जमीकरण या जीवाणु हनन स्टरलाइजेशन, इस प्रक्रिया द्वारा दूध को 112 से 115 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, उसके बाद में तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। क्लियर बात है? यहाँ तक समझ गए? ये देखो मिल्क पाश्चुराइजेशन कैसे होता है। अल्ट्रा डेंजर, हाई टेम्परेचर डेंजर, लो टेम्परेचर, ये देख सकते हो। एक्चुअली में बहुत सारी ऐसी मशीनें लगी होती हैं जिसमें बहुत सारा अलग अलग टेम्परेचर दिया जाता है। हमारे घरों में ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन बहुत बड़ा डेयरी फार्म होता है जिसमें अलग अलग मिल्क के प्रोडक्ट, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कौन कौन से मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनमें ये चीज़ें यूज ली जाती हैं। समझ गए ना बात को? यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि लाभ क्या है, किसके लाभ? निर्जमीकरण के लाभ क्या? निर्जमीकरण की कुछ हानि भी होगी। व्हाट इज बेनिफिट ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड? व्हाट इज लॉस ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड? यानी कि बेनिफिट के बारे में बात करूं तो पाश्चुरीकरण के दूध की अपेक्षा अधिक समय तक दूध सुरक्षित रखा जा सकता है। छोटे बच्चे आसानी से बचा सकते हैं, छोटे बच्चे आसानी से बचा सकते हैं। हानियां हैं, दूध में पनीर में दही नहीं बना सकते हैं, दूध में जलने की गंध आती है, पोषक तत्वों में कमी हो जाती है, इससे बड़ी कोई हानि हो ही नहीं सकती है। अब बात करता हूँ चिलिंग ऑफ मिल्क, दूध का अवशीतन।
इस क्रिया में दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एक एक चीज़ याद रखनी है। डेयरी साइंस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनकी एक एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, तब जाकर डेयरी साइंस का चैप्टर क्लियर होता है बेटा। ऐसे नहीं होता है, लगेगा बहुत तेजी लेकिन हवा निकल जाएगी। इस क्रिया में दूध को 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा करके रखा जाता है, जिसमें जीवाणु वृद्धि ना कर सके। इसमें दूध को 10 से 12 घंटे तक सुरक्षित रखा जाता है। इससे दूध में जीवाणु 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि करते हैं। दुग्ध समांगीकरण या होमोजाइगेशन के बारे में अभी मैं फोटो से समझा दूंगा। देखो, आपने देखा होगा कि दुग्ध होता है वो मतलब गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभक्त कर दिया जाता है, जिससे दूध को गर्म करते समय, संग्रहित करते समय वसा की परत के रूप में एकत्रित नहीं हो सके और दूध को समान रूप से उपस्थित रहे। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि इस होमोजाइगेशन प्रक्रिया को करने का मतलब ये कि तरीका, जो 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनका ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि होमोजाइगेशन क्यों किया जाता है या दूध का समांगीकरण क्यों किया जाता है। समांगीकरण सीधे समझो, दूध को समान रखना। अच्छा, आपने कभी कभार देखा होगा कि फेट होती है वो दूध के ऊपर एक साइड में आकर जम जाती है, उस कंडीशन से बचने के लिए होमोजाइगेशन कर दिया जाता है, जिनकी दूध की जो गोलिकाएं होती है ना उनको अलग अलग कणों में विभक्त किया जाता है, तो जाके एक जगह जमे नहीं। आप देखते हो दूध की मलाई अच्छा ऊपर आ गई ना, उसको खाना ईजी हो जाएगा, फिर दूध नीचे पानी पानी दिखाई देगा। उस कंडीशन में सारी गोलिकाओं को इकट्ठा करके दूध को एक जार में रख दिया जाता है। ठीक है, समांगीकरण द्वारा 200 से 500 वर्ग इंच पौंड का दबाव डाला जाता है। ये चीज याद रखना, 2000 से 2500 वर्ग इंच पौंड का दबाव, समांगीकरण द्वारा 2000 से 2500 वर्ग इंच पौंड का दबाव डाला जाता है। ठीक है, ये देखो, ये होमोजाइगेशन आपका होता है। कैसे होमोजाइगेशन किया जाता है, यहाँ से दूध को डाल दिया, यहाँ नीचे जाएगा, दूध अलग साथ में मिल जाएगा और यहाँ से प्रोडक्ट जितना भी होगा उनको आप बाहर कर दे। तो फर्स्ट स्टेज ये हो गई और दूध को अलग से कर देगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत मतलब ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। आपको दुग्ध की गुणवत्ता का परीक्षण कैसे करना है, कौन कौन से परीक्षण क्यों करने चाहिए, क्या रीज़न है भाई जिसकी वजह से हम परीक्षण कर रहे हैं दूध का, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो गुणवत्ता परीक्षण, चबूतरे के परीक्षण या प्लेटफॉर्म टेस्ट कहते हैं। प्लेटफॉर्म दूध फैक्ट्री पर संसाधित करने से पूर्व उसकी शुद्धता व ताजेपन की जांच के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं, जिसे प्लेटफॉर्म टेस्ट किए जाते हैं। प्लेटफॉर्म यानी कि अभी मैं आपको बताऊंगा, एक प्लेट लेते हैं जिस पे दूध का टेस्ट कर, मतलब आपको याद रखना कि दूध फैक्ट्री में संसाधित करने से पूर्व दूध की शुद्धता व ताजेपन की जांच करने के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं। इनकी दूध में कोई मिलावट नहीं है, दूध अच्छा है या नहीं है, दूध में पानी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें, दूध का फैट कितना है। ठीक है, दूध में ज़्यादा पानी तो किसी ने नहीं मिला दिया, या फिर गाय भैंस दोनों का दूध साथ में है या नहीं है, ये सारे टेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म टेस्ट किया जाता है, जिसे चबूतरे की परीक्षण कहते हैं। अभी मैं आपको फोटो के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसा होता है। ये आपका प्लेटफॉर्म टेस्ट है। इनमें अच्छे से दूध है एक भाई कटोरी में, एक प्लेट ली, ठीक है, प्रैक्टिकल लैब होती है उनमें सब चीज़ें मिल जाती है। तो प्रैक्टिकल लैब में उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाती है जिससे मतलब बहुत सारे, जैसे कुछ हम आगे पढ़ेंगे, आयोडीन क्यों डालते हैं, नाइट्रेट क्यों डालते हैं, इसे प्लेट ली और उसमें देख लेते हैं कि दूध में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। वैसे मतलब नगरांक को देखते हैं, अभी ज्ञानेंद्रियों टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ज्ञानेंद्रियों से कैसे दूध के बारे में हम मतलब इजी वे में जान सकते हैं कि ये कैसी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म टेस्ट, जिसे चबूतरे का परीक्षण भी कहते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ज्ञानेंद्रिय परीक्षण, आंख द्वारा दर्शन करके। अच्छा, वो दूध में इतना सारा कचरा कहाँ से आ गया यार, वो इस दूध में तो पानी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। ठीक है, इसे लग रहा है इस दूध नाक द्वारा, अरे यार इसमें दूध खट्टा लग रहा है, कहीं दूध फट नहीं गया जीभ द्वारा, ओ इस दूध में चीनी मिलाई गई है। ठीक है, ग्लूकोज टेस्ट करना पड़ेगा ना कि उसमें चीनी मिलाई गई है, दूध मीठा कैसे लग रहा है। तो ये टेस्ट होते हैं, वो हमारे ज्ञानेंद्रियों के बारे में, ज्ञानेंद्रियों से पता कर सकते हैं। एक बात मैं पूछूं कि कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय होती बेटा, बताओ। अच्छा, ज्ञानेंद्रिय 5 होती, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, और कौन सी होती बताओ ना यार, मैं ही भूल गया। जीभ हो गई, नाक हो गया, कान हो गया। अच्छा, कान को बोला नहीं क्योंकि कान से दूध का कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, मत डालना कभी।
परेशान हो जाओ। ओके, उसके बाद में बात करता हूँ मैं क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट के बारे में। उबालने पर फटने का टेस्ट अम्ल में खीस का पता लगाने वाला यंत्र है। दुग्ध में अम्लता साधारणतः 0.14, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आगे सब बता दूंगा कि इसमें कितनी अम्लता होती है, अभी वो कल की क्लास चलेगी उसमें सारा यही एक्सप्लेन करेंगे। 1 घंटे की क्लास होगी शायद वो कल वाली, ठीक है, तो होगी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया तो मान लिया, ठान लिया तो ठान लिया, अब बाहर किस बात की, ठीक है। तो अम्ल में खीस का पता लगाने वाला यंत्र है। दुग्ध में अम्लता साधारणतः 0.14 से 0.16 होती है, लेकिन गाय में थोड़ी अलग, भैंस में अलग होती है। तो सीओबी टेस्ट क्या करता है, दूध को उबालने लग रहे हो, अगर आप दूध फट रहा है तो आप खुद समझ रहे हो, मम्मी बता देगी आपकी यार कौन सा टेस्ट है, क्या घंटा दूध फट रहा है तो बता देगी कि दूध खट्टा है, ठीक है। तो अम्ल में दूध में यही पता चल जाएगा दूध खट्टा है, खट्टा होगा, खट्टा पीएच 7 से नीचे आ गया, सीधे से पता दूध फट रहा है तो अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, दूध की पीएच है वो 7 से कम है। बस यही तो टेस्ट करना, और क्या टेस्ट करना है, छोड़ो, मम्मी से पूछ लेना, ये मम्मी प्रैक्टिकल करके बता देगी, ठीक है। या फिर कभी एक दूध में नींबू डाल लेना, ज़्यादा मत डालना, पिट जाओगे, लेकिन कोई 1 गिलास वगैरह होती है उसमें थोड़ा नींबू डाल के देख लेना। या फिर वैसे ऑलरेडी आपने टेस्ट कर रखे हैं तो उसको गर्म करोगे दूध फटने लग जाएगा, क्योंकि नींबू का पीएच कितना होता है, नींबू खट्टा होता है, नींबू अम्ल होता है, तो अम्ल दूध में क्या करता है, अम्ल का परीक्षण दूध में अम्ल 0.14 से 0.16 होना चाहिए। लेकिन जब आपने नींबू डाला दूध में, नींबू अम्लता की मात्रा बढ़ गई, जैसे ही आपने गर्म करने लगा तो दूध फटने लगे, उसे सीओबी क्लॉट बॉइलिंग टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अम्ल खीस का पता लगाने के लिए दूध में 0 से 14, ठीक है, हो गया, ये तो 16% होता है, ठीक है। अम्ल परीक्षण, दूध में अम्लता 2 प्रकार से होती है, एक तो प्राकृतिक अम्लता होती है, एक विकसित अम्लता होती है। प्राकृतिक अम्लता ये CO2 है, केसीन है, एल्ब्यूमिन है, साइट्रेट है, फॉस्फेट लवणों के कारण होती है। देखो मैं बता दूंगा, केसीन के कारण दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण दूध का पीला रंग क्यों होता है, एल्ब्यूमिन, साइट्रेट, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं हूं ना आपके साथ, टेंशन ले मत, आराम से जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, बस आपका बेड़ा पार कर देंगे, ठीक है। देखो बात करता हूँ मैं प्राकृतिक अम्लता के बारे में। यह CO2, केसीन, एल्ब्यूमिन, साइट्रेट, फास्फेट लवणों के कारण होती है। विकसित अम्लता दूध को कुछ समय तक ढककर रखते हैं, पर उसमें उपस्थित जीवाणु दुग्धम पर क्रिया करके उसे लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन कर देते हैं, जिसके कारण दूध में अम्लता बढ़ जाती है। विकसित अम्लता 0.32%, ठीक है। क्लॉट बॉइलिंग टेस्ट, दूध को कुछ समय तक ढककर रख देते हैं, उसमें मतलब दुग्धम पर क्रिया करके लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखो लैक्टोबैसिलस, आपने क्या हुआ अम्लता, आप कुछ देखते हो ना कि दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु यूज लेते हैं, तो ये एक विकसित अम्लता के रूप में आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा दूध में ज़्यादा डालोगे थोड़ा खट्टा हो जाएगा, दूध खट्टा हो जाएगा, फटने लग जाएगा, दही के रूप में विकसित हो जाएगा। और ये खांच लग गए, बहुत ज़्यादा नीचे गए, ये हो गया आपका टेस्ट प्लेटफॉर्म टेस्ट। दुग्ध में अम्लता परीक्षण अनुमापन विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में 10 ml दूध में 1 ml फिनोक्टेलिन सूचक डालकर हिलाते हैं तथा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सार की बूंद मात्रा डालते हैं, जिससे दूध में हल्का गुलाबी रंग स्थायी हो जाता है। अम्ल व सार एक साथ मिलने पर दुग्ध उदासीन हो जाता है। दूध का अम्लता परीक्षण अनुमापन विधि द्वारा कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दूध का अम्लता परीक्षण करते हैं उस टाइम 10 ml दूध लिया, 1 ml फिनोक्टेलिन सूचक डालते हैं और दूध को हिलाते हैं। अब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कहीं छूट नहीं जाएगी, बीच में नहीं छूट रही। बात करता हूँ अपेक्षित घनत्व, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना कि अपेक्षित घनत्व आपके लिए वैसे मानो तो मैं सब टेस्टों में से इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद भी थोड़ा कम रहते हैं। किसी वस्तु के इकाई आयतन में भार की तुलना पानी के इकाई आयतन के भार से करने को अपेक्षित घनत्व कहते हैं। देखो होता क्या है, किसी वस्तु के इकाई आयतन भार की तुलना पानी के इकाई आयतन भार से करने पर उसे अपेक्षित घनत्व कहते हैं। हम करेंगे यहाँ दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मेरे को तो बताना है, लेकिन आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। पानी का इकाई आयतन भार सदैव 1 माना जाता है। दुग्ध का पानी व सेपरेटा दूध मिलाकर पता लगाते हैं, दूध में पानी व सेपरेटा दूध मिला, ठीक है। दुग्ध में पानी की मिलावट का अपेक्षित घनत्व कम व सेपरेटा दूध मिलाने पर अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है, ठीक है।
अपेक्षित घनत्व के लिए लैक्टोमीटर यंत्र वेरी बाकी कुछ याद रहो मत रखो कोई ना। अपेक्षित घनत्व किस यंत्र द्वारा किया जाता है? दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर द्वारा। आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है, द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। ओके, लैक्टोमीटर एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है जिसमें 0 से 40 मीटर तक 0 से 40 तक निशान ऊपर से नीचे तक बने होते हैं। ताजे दूध का घनत्व ज्ञात नहीं कर सकते हैं क्योंकि दूध में CO2 उपस्थित होती है। देखो मेरी बात को समझो, दूध निकालते ही दूध में CO2 उपस्थित होती है, ठीक है। CO2 कैसे उपस्थित होती है वो आपको पता है, ठीक है। अब 1 घंटे बाद उसमें क्या करते हैं, दूध को कुछ 1 घंटे तक रख दिया, उसके बाद में अपेक्षित घनत्व ज्ञात करोगे ना, तब उसके पता चलेगा कि पानी और दूध में अपेक्षित घनत्व में भी कुछ डिफरेंट होता है। हाथों हाथ नहीं करना चाहिए, उस टाइम उसमें CO2 मिली होती है तो मतलब मान होगा वो चेंज हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ आपको लैक्टोमीटर होता कैसे है। लैक्टोमीटर रीडिंग भी निकालेंगे अभी, लेकिन ये लैक्टोमीटर 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक मान उपस्थित होता है। लैक्टोमीटर में क्यों भरते हैं, लैक्टोमीटर कैसे भरते हैं? अभी ये लैक्टोमीटर होता है, ले में चले जाना, लैक्टोमीटर देख लेना, ये आपका लैपटॉप 20-25 रुपए में मिल जाता है, कहीं पे भी लेके आ जाना। कांच की एक कांच का ही बना होता है पूरा, जिसमें 15 से मतलब 0 से 40 तक ऊपर से नीचे तक मानांकित किया जाता है। अब मैं आपको बता दूंगा क्योंकि इलेक्ट्रोमीटर रीडिंग हमारी कहाँ कहाँ आने वाली है। आपको पता होना चाहिए कि अपेक्षित घनत्व कैसे निकालें। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ तो उनसे भी आपको निकालना आना चाहिए ना। CLR क्या है? करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग कहते हैं CLR को। अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का, देखो अपेक्षित घनत्व ज्ञात किससे करते हैं? लैक्टोमीटर द्वारा। दूध निकालने के 1 घंटे बाद करते हैं, क्योंकि तुरंत करने पर क्यों नहीं करते तुरंत? क्योंकि उसमें CO2 उपस्थित होती है तो लैक्टोमीटर रीडिंग खराब आ जाती है, लैक्टोमीटर रीडिंग है वो उचित नहीं आ सकती। अब तीसरी चीज याद क्या रखनी है आपको कि अपेक्षित घनत्व निकालते कहते हैं, कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले 1 + CLR फॉर्मूला लगाना आपको। 1 + CLR/1000। CLR का मतलब होता है करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग अपॉन 1000, यानी कि 1 + CLR में मानो लैक्टोमीटर मान कितना होता है? आप 28 से 30 मान लो, ठीक है। 1 + 28 मान लो, उसके बाद में 1000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो गाय के दूध का लैक्टोमीटर मान होता है वो 28 से 30 होता है, तो अपेक्षित घनत्व इसका होगा वो 0.28 से 0.30 हो गया। भैंस के दूध का होता है वो 0.30 से 32, तो इसका अपेक्षित घनत्व 0.030 से 0.032 हो गया। सेपरेटा दूध या क्रीम रहित दूध का 34 से 38, ठीक है, और अपेक्षित घनत्व हो गया उसका 1.037, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ऐसे आप इस फॉर्मूले से अलग से मान लेके निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे निकलते हैं। और लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वसा परीक्षण। वसा परीक्षण यानी कि दूध का फैट टेस्ट कैसे किया जाता है, वसा का परीक्षण कैसे किया जाता है? दुग्ध की मात्रा 10 से 10.75 ml। वसा परीक्षण में क्या करते हैं? दुग्ध लेते हैं 10.75 ml H2SO4, H2 सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं 10 ml, एमाइल अल्कोहल लेते हैं 1 ml। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। JET 2015-16 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर जब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा उस टाइम आपको अच्छे से मैं बता दूंगा कहाँ पूछा गया। वैसे मेरा काम सॉल्व करवाना, मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको, ठीक है। यह परीक्षण गर्बर मशीन द्वारा ब्यूटाइरोमीटर यंत्र द्वारा किया जाता है। वसा परीक्षण अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वसा परीक्षण अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित है। इस मशीन में 5 मिनट तक 1100 चक्कर मतलब प्रति मिनट की दर से लगाते हैं। अब ये यार समझ में नहीं आ रहा कौन सा परीक्षण है, 1100 चक्कर कैसे लगाती है एक मशीन? अब यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एक मशीन 5 मिनट में 1100 चक्कर लगाती है तो ये मशीन 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और वसा परीक्षण होता है वो परीक्षण गर्बर मशीन द्वारा ब्यूटाइरोमीटर यंत्र द्वारा किया जाता है। गर्बर मशीन बता देता हूँ कैसी होती है ये, ठीक है। 1100 चक्कर कैसे लगाती है ये मान लो, एक गर्बर अच्छे से देख लो, ये है आपकी गर्बर मशीन, समझ गए। गर्बर मशीन में अलग अलग दे रखा है, हमें ज्ञात करना वसा की मात्रा, जिसमें H2SO4 हमें कितना डालना है अभी बताया है। दूध की मात्रा कितनी डालनी, एमाइल अल्कोहल कितना डालना, सब अलग अलग डाल दिए।
अब ये 1100 चक्कर 5 मिनट में लगाती है। इसका बटन ऑन कर दिया, सबने दूध वगैरह जितना भी भरना जो भी भर दिया। अब जो इसकी रीडिंग आएगी ना, उससे पता आपको चल जाएगा कि दूध में फैट की मात्रा कितनी है। लेकिन ये थोड़ा कठिन पड़ता है, तो आजकल तो वो सीधी डायरेक्ट मशीनें आ गई है, उनसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है। बात करता हूँ मैं अंसा परीक्षण के बारे में। अंसा परीक्षण गाय के दूध में, भैंस के दूध में मिलावट का पता लगाना है। तो देखो, अंसा परीक्षण बता देता हूँ कैसे होता है। देखो, मान लो आपने कोई दूध गाय और भैंस का साथ में डाल दिया, लेकिन गाय के दूध की भाई रेट कम होती है, भैंस की ज़्यादा होती है, तो ऐसे डेयरी वाले देते नहीं है। तो डेयरी वाले चेक कैसे करते हैं? ये एक यंत्र होता है अंसा, ये अंसा टेस्ट, इससे पता चल जाएगा अंसा टेस्ट से कि ये दूध गाय का है, भैंस का है। जो भी रीडिंग आएगी उनसे पता चल जाता है। समझ गए ना? ये मशीन होती है, इससे अंसा टेस्ट करते हैं या दूध डाल देते हैं एक में। आप देखते हो ना कभी कभार, ये फैट भी ऐसी मशीन से आजकल निकालने लगे हैं, ठीक है। जो 1 मिनट का टाइम लेते हैं, कुछ टाइम बाद आपको करेक्ट रीडिंग है वो निकाल के दे देती है। बात करता हूँ मैं नाइट्रेट परीक्षण के बारे में। वर्षा जल की मिलावट हेतु देखो, ये नाइट्रेट परीक्षण क्या करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि मान लो कोई दूध है और उनमें आपने वर्षा जल मिला दिया, तो इसे सीधे तो पता नहीं चलेगा ना भाई, तो उसमें नाइट्रेट की थोड़ी मात्रा डालेंगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा। आयोडीन परीक्षण, दूध में स्टार्च की उपस्थिति होने पर पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे आयोडीन टेस्ट कहते हैं। अब देखते हैं आयोडीन टेस्ट कैसे करते हैं। नाइट्रेट टेस्ट वो ऐसे ही होता है जिससे आयोडीन टेस्ट होता है। ये एक तो प्योर मिल्क है, और ठीक है, एक मिनट देखो, एडल्ट्रेटेड मिल्क क्या होता है, प्योर मिल्क। प्योर मिल्क तो भाई सीधा जो हमने मिल्क लिया है वही मिल्क है, ठीक है। उसके बाद में एडल्ट्रेटेड मिल्क क्या होता है, ये मिल्क कैसे होता है? देखो, या तो किसमें नाइट्रेट मिला होता है, ठीक है, नाइट्रेट टेस्ट करते हैं, उससे पता चल जाएगा कि नाइट्रेट टेस्ट क्यों। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको कोई वहाँ प्रैक्टिकल नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रेट टेस्ट हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें पता लगाता है कि दूध में अगर वर्षा का पानी उपस्थित है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम आयोडीन टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता लगाना है कि दूध में मतलब स्टार्च की मात्रा उपस्थित है या नहीं है। तो ये लगाने के लिए प्योर मिल्क होगा वो ऐसे होगा, अगर आप उसमें आयोडीन की मात्रा डालोगे तो वो थोड़ा कलर होता है वो चेंज करके, इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गई जितने भी आपके डाउट्स थे, जितने टेस्ट थे वो क्लियर। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे कि दूध होता क्या है, ठीक है, दूध में मतलब भैंस के दूध की वसा की मात्रा, पानी कितना होता है, सारा का सारा कंपोनेंट कल पढ़ेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा भी क्लास कल की हो सकती है। मिलेंगे अगली क्लास में। उसके बाद में हम जल्दी से एग्रीकल्चर का पार्ट लेकर आएंगे, क्योंकि डायनोलॉजी हमने पूरी कर ली है। कल एक क्लास बचा है, और एक क्लास में मैं अच्छी क्लास लूँगा जिनमें सारे इंस्टीट्यूट वगैरह और भी जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम से नज़रिए से वो क्लास लेंगे। उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको देखने को अच्छे मिलेंगे उस क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ किस क्लास में, कल वाली, क्योंकि डेयरी पार्ट 2 करना है। अभी डेयरी पार्ट 1 ही हुआ है, छोड़ के जाना मत, हमेशा हमारे साथ बना रहना, क्योंकि एग्जाम फाइट करना है। तो ठीक है, मिलेंगे किसी नई क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।